देखो नाजरीन, ज़कात की कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस माल के ऊपर ज़कात है, किस माल पे ज़कात नहीं है, और ज़कात का पैसा हम किन लोगों को दे सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 दिनों में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर आपको मुकम्मल गाइडलाइन दे दूँ ताकि आप इस हवाले से कोई भी क्यूरी आपके माइंड में ना रहे। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है। ज़कात सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। कुरान में जहाँ पर भी आपको नमाज का हुक्म मिलता है अक़ीमुस्सला, उसके साथ है आतुज़्ज़का। और सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सख्त पनिशमेंट बताई उन लोगों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, सोना चांदी जमा करते हैं, इसका बड़ा शौक है, क़यामत के दिन यही सोना चांदी पिघला कर उनकी पेशानी को, उनकी कमर को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वो ख़जाना है जो तुम जमा करते थे। और एक हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है और जिस माल की ज़कात अदा नहीं की होती वो सांप की शक्ल में उसकी गर्दन पे लिपट जाता है और हर बार डंग मारते हुए कहता है कि अना मालुक अना कंजुक, में आपका माल और ख़जाना हूँ। तो ये बात तो क्लियर है कि हमने ज़कात अदा करनी है। और हमें जब इसका पता नहीं होता कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस माल पे ज़कात है या नहीं है, इसकी वजह से बहुत से लोग तो ज़कात अदा वैसे ही नहीं करते और जो अदा करते हैं वो भी सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका और इस हवाले से तमाम क्यूरीज आपकी इससे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये ज़हन नशीन कर लें कि ज़कात हर माल के ऊपर नहीं है। कोई भी चीज़ घर में ज़रूरत से ज़ायद है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ 5 किस्म के अमवाल के ऊपर ज़कात है। इसमें से एक जो मवेशी हैं उनका अलग सिलेबस है, उसको अगर निकाल दिया जाए क्योंकि वो इतना ज़्यादा एप्लीकेबल हमारे शहरों में नहीं है, उसका एक अलग सिलेबस है कि बकरियां हैं तो 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं है। अगर गाय भैंस है तो उसके लिए 30 का सिलेबस है। अगर ऊँट है तो उसके लिए 5 का सिलेबस है। उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। तो बाकी हमारे पास 4 चीज़ें बनती हैं कि 4 चीज़ों पर हमने ज़कात देनी है। इसके अलावा हर माल जो घर के अंदर पड़ा है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश मनी जो नकदी रुपया आपके पास है, और नंबर 4 जो आप बिजनेस करते हैं माल तिजारत। अब सबसे पहले ये समझ लें कि इनका अलग अलग सिलेबस क्या है कि अगर हम में से किसी के पास सिर्फ एक चीज़ है तो उसके लिए सिलेबस और क्राइटेरिया क्या है। अगर सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है तो सोने का सिलेबस है 7.5 तोला। अगर सिर्फ चांदी है तो उसके लिए 52.5 तोला चांदी। अगर उसके पास सिर्फ कैश है, अब कैश के लिए हम सोना या चांदी में से किसको स्टैंडर्ड बनाएंगे? तो गरीब का फ़ायदा इसी में है कि हम चांदी को स्टैंडर्ड बना लें तो 45,000 के करीब अगर उसके पास कैश है जो कि 52 तोला चांदी की कीमत है तो वो भी साहिब निसाब है। और इसी तरह से अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई माल तिजारत है, वो भी अगर 52.5 तोला चांदी यानी तकरीबन 45,000 के करीब कोई बिजनेस है जिसमें इतना एसेट आपका लगा हुआ है तो आप तब भी साहिब निसाब है। ये तो अलग अलग सिलेबस है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग इस हवाले से होती है कि हम इस अलग अलग सिलेबस को स्टैंडर्ड बनाते हैं। अगर किसी के पास कोई एक मुकम्मल निसाब पूरा नहीं हो रहा, सोना भी 2 तोला है यानी 7.5 तोला तो पूरा नहीं हो रहा, चांदी भी थोड़ी है, अगर कैश देखा जाए तो उसके पास 20,000 है, अब अकेले अकेले तो ये सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो उन 2 चीज़ों को कंबाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर सूरत में इसको अलग अलग किया जाएगा। ये जो अलग अलग सिलेबस है ये उस वक्त है कि जब आपके पास सिर्फ एक चीज़ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं तो अब आपको दोनों को कंबाइन किया जाएगा। सपोज अगर आपके पास 2 तोला सोना है और उसके साथ 10,000 आपके पास कैश मनी है तो अब ये 2 चीज़ें बन गई तो दोनों की जो करंट वैल्यू है उसका हिसाब लगाया जाए। सोना अगर 90,000 तोला है तो 1,80,000 तो सोना हो गया, 20,000 कैश मनी है तो ये 2 लाख बन गया। और अगर चांदी का जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है वो 45,000 है तो ये शख्स भी साहिब निसाब है।
हम आम तौर पर उस बंदे को साहिब निसाब नहीं समझते और हम ये समझ रहे होते हैं कि जब तक 7.5 तोला सोना नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको कंबाइन किया जाएगा। अब अपने जिस दिन आप साहिब निसाब होगे, सपोज आपके पास जो चांदी का सिलेबस है, ये चीज़ भी जहन में रखें कि हम चांदी का सिलेबस इसलिए बनाते हैं कि उसमें गरीब का फ़ायदा है। अगर 7.5 तोला सोना को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो निसाब बहुत आगे चला जाएगा और कम लोगों को ज़कात देनी होगी। इसलिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो 52.5 तोला चांदी को, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये दोनों चीज़ें बराबर थी। लेकिन अब जाहिर है कि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड हम 52.5 तोला चांदी को बनाएंगे। अब आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? अब आपने करना ये है कि जिस दिन आप साहिब निसाब होगे उस दिन उस तारीख को अपने पास नोट कर लें कि अगर आज आप देख रहे हैं कि 8वां रमज़ान है तो आपने अपने पास डायरी में नोट कर लिया कि आज मैं साहिब निसाब हो गया। अब जाहिर है कि पूरा साल माल कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, हर दिन की कैलकुलेशन और रिकॉर्ड अपने पास हम मेंटेन नहीं कर सकते। लिहाजा इसके लिए आपके पास जो ओपनिंग डेट है आपने अपने पास नोट कर ली। अब जब क्लोजिंग डेट होगी यानी 8 रमज़ान 2021, उसको आप अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे आपके घर में गोल्ड कितना है। अब जितना भी सोना है उस पे ऊपर अगर मोती ज़्यादा है तो उसको तो निकाला जा सकता है। उसकी जो करंट वैल्यू है उस वक्त अगर आपके घर में 3 तोला सोना है, आपने 3 तोला सोना की जो करंट वैल्यू है वो अपने पास नोट कर ली। उसके बाद आप देखेंगे, आप सोने में ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि बहुत से लोग गोल्ड में ये समझते हैं कि 7.5 तोले से ऊपर जो होगा उसकी ज़कात देनी है। ऐसा नहीं है, जितना भी गोल्ड है सबकी ज़कात देनी है। और बहुत से लोग ये समझते हैं गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, जो ऐसे पड़ा है उसके ऊपर है। तो गोल्ड चाहे आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके ऊपर दोनों के ऊपर ज़कात देनी है। तो गोल्ड जितना भी है उसकी कैलकुलेशन आपने कर ली। दूसरे नंबर पे घर में जितनी भी सिल्वर है, चांदी की कोई चीज़ है, उसकी कैलकुलेशन कर ली, करंट वैल्यू कितनी बनती है। नंबर 3 पे आप देखेंगे कैश मनी। अब कैश मनी में भी थोड़ी सी हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जो पैसे आपकी जेब में हैं, आपके घर में पड़े हैं, आपके बैंक में हैं, चाहे आपने डिपॉजिट फिक्स करवाए हैं, कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कोई आपके पास प्राइस बॉन्ड है, वो अलग बात है कि जायज़ या नाजायज़ है। लेकिन ये कि अगर प्राइस बॉन्ड की शक्ल में पैसे हैं, शेयर्स की शक्ल में आपके पास पैसे पड़े हैं, किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं और उसकी उम्मीद है कि वो आपको पैसे मिल जाएंगे, इसी तरीके से अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और जितनी आप उसकी प्रीमियम और किस्तें अदा कर चुके हैं वो भी उसके अंदर काउंट करेंगे। आपने कमेटी डाली है और जितनी कमेटियां आप दे चुके हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो वो सारे कैश मनी है, उसको आपने शामिल कर लिया। और नंबर 4 पे आएगा बिजनेस, कि आपका माल तिजारत क्या है। अब इसको भी ज़रा समझ लें कि घर में ज़रूरत से ज़ायद कोई भी अगर चीज़ पड़ी है लेकिन आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे तो उस पर ज़कात नहीं है। सपोज आपके घर में एक गाड़ी से काम चल सकता है, घर में 3 गाड़ियाँ पड़ी हैं, मैकबुक पड़ी है, आईफोन 3-4 पड़े हैं, लेकिन आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे, आपका शौक है, आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए आप जितनी भी चीज़ें रखें इसके ऊपर तो ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गाड़ी का बिजनेस करते हैं, शोरूम है, अब उसमें जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उन तमाम का आप करंट वैल्यू देखेंगे और उसकी मालियत को आप अपने अंदर उसके अंदर शामिल करेंगे। आपकी मोबाइल की शॉप है तो जितने मोबाइल पड़े हैं उसकी कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। ग्रोसरी की शॉप है उसका सारा हिसाब लगाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर ये सारा माल इकट्ठा कोई ले तो उसकी करंट वैल्यू कितनी बनती है। इसमें एक चीज़ और समझ लें कि अगर आपका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है, कोई अगर क्रीम पे गाड़ी चला रहा है और गाड़ी उसकी अपनी है, तो जो चीज़ आपको रोजगार दे रही है उसको आपने इसमें शामिल नहीं करना। इसी तरह से जो मशीनरी बिल्कुल फिक्स्ड है, मिसाल के तौर पर फोटोकॉपी मशीन है किसी के पास, तो उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी जो रॉ मटेरियल है, रेडीमेड मटेरियल है, जो आपके पास वहाँ पे रिसोर्सेज पड़े हैं, उन तमाम को उसके अंदर ऐड किया जाएगा। और यही चीज़ ज़मीन के अंदर है। आपने कोई प्लाट खरीदा और प्लाट खरीदते वक्त आपके जहन में ये बात थी कि इस पे अपना घर बनाऊंगा या इस पे मकान बना के उसको रेंट आउट करूंगा, तो जब तक उसकी रेंटल इनकम नहीं आती वो प्लाट आपका कमर्शियल नहीं है, उस पे ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी का, प्लाट खरीदते हैं बेचते हैं, तो उस सूरत के अंदर वो प्लाट का भी तमाम जो उसकी करंट वैल्यू है वो आप उसमें शामिल करेंगे। तो आपने अगले साल यानी 8 रमज़ान 2021 को जितना गोल्ड है, जितनी सिल्वर है, जितनी कैश मनी है और जो अगर आप बिजनेस करते हैं उन तमाम चारों चीज़ों को शामिल किया। सपोज अगर उसकी कीमत आपके पास 10 लाख बन गई
तो इस 10 लाख का 2.5% आपने ज़कात के तौर पर अदा करना है। यानी आसानी के लिए आप ये समझ लें कि 1 लाख के ऊपर आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर आज के दिन तो आप साहिब निसाब थे, लेकिन अगले साल यही डेट आई और आप साहिब निसाब नहीं रहे, आपको लॉस हो गया और आपके पास सिर्फ 20 या 30,000 के करीब मालियत की चीज़ें हैं, तब आपके ऊपर ज़कात नहीं है। तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग डेट में अगर साहिब निसाब है और क्लोजिंग डेट में जितना माल उसके ऊपर ऐड होगा वो सब की ज़कात उसको अदा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, इस तरीके से हमने ज़कात अदा करनी है। अब ज़कात देनी किन लोगों को है, इसके अंदर भी हम लोग बसा औकात गलतफहमी का शिकार होते हैं और डिजर्विंग लोगों तक ये ज़कात नहीं पहुंचती। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें। सिर्फ वो लोग जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती, उसमें हस्बैंड और वाइफ अपनी ज़कात एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसी तरह से कोई शख्स अपने वालिदैन जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, दादा दादी, परदादा परदादी, माँ बाप, उनको ज़कात नहीं दे सकता। और जो उसके नीचे फुरू हैं, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात अदा नहीं की जा सकती। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जो लोग हैं, ये उनके स्टेटस के ख़िलाफ़ है कि हम उनको ज़कात दें। उनकी वैसे हम हेल्प करें, उनको गिफ्ट्स दें, अल्लाह के नबी से प्यार का इजहार करें, लेकिन ज़कात में से उनकी हेल्प नहीं की जा सकती। इसी तरह किसी नॉन मुस्लिम को ज़कात के पैसे नहीं दिए जा सकते। और जो शख्स खुद साहिब निसाब है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ज़कात खुद दे रहा है, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आप अपने भाई को दें, अपनी बहनों से शुरू करें, भतीजे हैं, भांजे हैं, खाला, फूफी, मामू, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम बसाओ का सोच रहे होते हैं नहीं बताएंगे तो ज़कात कैसे अदा होगी। आपने नियत कर ली, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत करते ही जिस मकसद से वो पैसे देंगे अल्लाह उसको जानता है। लिहाजा आप उनको किसी अच्छे मौके पे ये फील भी ना होने दें कि ये ज़कात के पैसे हैं, ताकि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर भी कोई हर्फ ना आए। तो इस तरह से इन लोगों को आप अपने ख़ानदान से शुरू करें, उसके बाद अपने नेबर्स में देखें। बसा औकात ऐसा लग रहा होता है कि एक बंदा जॉब कर रहा है, हम कहते हैं कि इसकी तो जॉब है, इसकी तो सैलरी आ रही है, इसको ज़कात देने का क्या फ़ायदा, या इसको ज़कात नहीं दे सकते। अगर उसके खर्चे नहीं चल रहे और उसके पास सेविंग नहीं है तो हम उसको भी ज़कात दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, ये सबसे पहले उनका हक है। और अगर बैंक भी ज़कात अदा कर देता है, यकम रमज़ान को कैलकुलेशन करता है, तो उससे भी आपकी ज़कात अदा हो जाती है। बैंक आपकी तरफ से वकील बन के ज़कात निकालता है, लेकिन बेहतर यह है कि अपने हाथ से ज़कात अदा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप कोई ऐसा साल दिन मुंतखब करते हैं कि जो डेट सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कि आपने 3 मई को हिसाब किया, तो आपको फिर अगर मई, जून और सोलर कैलेंडर पे चलते हैं तो हर साल आपको 10 दिन पीछे जाना होगा, क्योंकि असल जो ल्यूनल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली ज़कात अदा करनी है। और जो कमरी साल है वो शमसी साल से 10 दिन छोटा होता है, इसलिए आपको फिर 10 डेज पीछे जाना है। अगर 3 मई 2020 का आपने दिन अपने पास नोट किया तो नेक्स्ट ईयर आप 10 दिन पीछे जाएंगे और 23 अप्रैल को आप अपनी ज़कात अदा करेंगे। इस तरीके से ज़कात अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है ज़कात के हवाले से, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख दें, इंशाल्लाह मैं उसको एड्रेस करूंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।